आजकल बहुत से लोग ट्रीटी ऑफ लौज़ान को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक बातें कर रहे हैं कि 2023 में ट्रीटी ऑफ लौज़ान के 100 साल पूरे होने पर तैयब उर्दगान पुरानी ऑटोमन एम्पायर जो 600 साल तक कायम रही उसे दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे या उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कैंपेन्स चलाएंगे, क्योंकि 2023 में ट्रीटी ऑफ लौज़ान को 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए ऑटोमन एम्पायर दोबारा इस्टेब्लिश की जानी चाहिए या की जाएगी। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान के ख़त्म होने पर दुनिया में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जुलाई या अगस्त 2023 में ट्रीटी ऑफ लौज़ान, जिसके तहत ऑटोमन एम्पायर ख़त्म की गई थी और आज मॉडर्न डे वाला टर्की वजूद में आया था, इस बात को पूरे 100 साल हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे 2047 में हमारे देश को आज़ाद हुए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो क्या 100 साल पूरे होने के बाद इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा अंग्रेज़ों के गुलाम बन जाएंगे? अब ये तो दोस्तों हो गई कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमने डिस्कस किया। अब ज़रा इस ट्रीटी ऑफ लौज़ान को भी देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या था और इसमें हुआ क्या था। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches would be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. हुआ ये था दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। इसमें ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी दूसरी पार्टीज। तो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने पर ऑटोमन एम्पायर वाली पार्टी को इसमें हार हुई। जीतने वाली पार्टी यानी फ्रांस, ब्रिटेन और इनके एलाइज के कब्जे में हारने वालों की बहुत सारी ज़मीनें आ गई और ये ज़मीनें आपस में जीतने वालों ने बांट ली। यानी ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रियन एम्पायर की ज़मीनें फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह ने आपस में बांट ली। किसी का कुछ हिस्सा किसी ने रख लिया, किसी का कुछ हिस्सा किसी ने रख लिया। इसके अलावा जीतने वालों ने हारने वालों के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए। अब क्योंकि आज की हमारी वीडियो का मेन फोकस लाइमलाइट सिर्फ ऑटोमन एम्पायर पर ही है, तो हम सिर्फ ऑटोमन एम्पायर पर लगने वाली सैंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। ऑटोमन एम्पायर पर लगने वाले सैंक्शंस में सबसे बड़ा सैंक्शन ये था कि ऑटोमन एम्पायर की ऑफिशियल आर्मी ही ख़त्म करवा दी गई। यानी सिर्फ नाम के लिए एक छोटी सी फौज थी, लेकिन वो फौज जो जंग लड़ सकती थी और जो ऑफिशियल मिलिट्री थी वो ख़त्म करवा दी गई। अब इससे हुआ ये कि ग्रीस, जो कि ऑटोमन एम्पायर का एलाई था, उनका साथी था, वो शेर हो गया और उसने अनातोलिया, यानी जो आज का टर्की है, उस ज़माने में उसको अनातोलिया कहते थे, अनातोलिया के बहुत से इलाके निगलने शुरू कर दिए। ऐसा लगता था कि यूनान यानी ग्रीस की आर्मी पूरे के पूरे तुर्की पर ही कब्जा कर लेगी, लेकिन ऐसे में ऑटोमन एम्पायर के एक सिपाही ने बहुत दिलेरी दिखाई और इस फौजी कमांडर का नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा। तो मुस्तफ़ा कमाल ने किया ये कि तुर्क नेशनलिज्म के नाम पर अपने मुल्क के नौजवानों को एक झंडे के नीचे जमा करना शुरू किया। सितंबर 1921 में सकारिया की लड़ाई में तुर्कों ने ग्रीक्स को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी। इसके बाद ग्रीक लोग ज़्यादा वक्त के लिए तुर्की में ठहर नहीं सके और हार मानकर पीछे हट गए और इस तरह दोस्तों आज का तुर्की वजूद में आया और वो ऑटोमन एम्पायर, जिसका बादशाह खलीफा का टाइटल भी होल्ड करता था, वो ख़त्म हो गई। अब ऑटोमन एम्पायर के टूटने से जो नए मुल्क बने, इनमें से 2 पर यानी जॉर्डन और इराक पर ब्रिटेन का कब्जा था, जबकि लेबनान और सीरिया पर फ्रांस का कब्जा था। अब जब फ्रांस और ब्रिटेन ने देखा कि तुर्क लोग मुस्तफ़ा कमाल की लीडरशिप में अपने तमाम खोए हुए इलाके वापस लेते आ रहे हैं, तो उन्हें खतरा हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्रिटेन और फ्रांस के इन इलाकों पर तुर्क लोग मुस्तफ़ा कमाल की लीडरशिप में आकर कब्जा कर लेंगे और जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस ने मुस्तफ़ा कमाल को एक ट्रीटी की पेशकश की
इस ट्रीटी में बहस का एक लंबा चौड़ा दौर चला और फिर आखिरी मीटिंग हुई 1923 में स्विट्ज़रलैंड के शहर लुज़ान में। और इसीलिए दोस्तों इस ट्रीटी को, इस मुआहदे को ट्रीटी ऑफ लुज़ान कहा जाता है। और इस ट्रीटी में, इस मुआहदे में यह तय पाया गया कि नई तुर्क हुकूमत फ्रांस और ब्रिटेन का जो कब्ज़ा है इराक़, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन पर, उसको एक्सेप्ट करती है, उसको कबूल करती है। और बदले में फ्रांस और ब्रिटेन भी तुर्की की, जो आज की मॉडर्न डे तुर्की की बॉर्डर्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट करती है। लेकिन तुर्की के हाथ से सारे अरब इलाके की हुकूमत चली गई। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद चलने वाली जंगों के बाद दोस्तों पूरी दुनिया की इकॉनमी इतनी तरबतर हो चुकी थी और पैसा भी अब किसी के पास नहीं था। इसलिए एक लंबी चलने वाली जंग को रोकने के लिए ये ट्रीटी ऑफ लुज़ान की गई। तो दोस्तों तुर्की में एक नई हुकूमत कायम हो गई थी, लेकिन इस्तांबुल में अभी भी एक शख्स था जो सिर्फ नाम के लिए था और उसे खलीफा कहते थे। तो मार्च 1924 में मुस्तफ़ा कमाल ने खलीफा की सारी पॉलिटिकल पावर्स ख़त्म कर दी और खिलाफत का टाइटल ही अबॉलिश कर दिया गया। खलीफा का टाइटल ख़त्म हो गया और आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद II फ्रांस के शहर पेरिस में अपने ख़ानदान के साथ चले गए और मरने तक वहीं रहे। ये तो था ट्रीटी ऑफ लुज़ान का बैकग्राउंड। अब हम आगे देखते हैं कि 2023 में 100 साल पूरे होने पर दुनिया में क्या चेंजेस ट्रीटी ऑफ लुज़ान की वजह से आ सकते हैं। 2023 में जो ये ट्रीटी है लुज़ान की, ये ख़त्म हो रही है। जब खिलाफत को ख़त्म किया गया तो खिलाफत के मुसलमानों के इत्तेकाद को ख़त्म करने के लिए पहले तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इसे 100 साल पूरे हो जाएंगे तो रजब तैयब एर्दोगान, जो आजकल तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो ऑटोमन एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए कदम उठाएंगे और तुर्की अपने पुराने खोए हुए इलाके जैसे सऊदी अरब, यमन, अज़रबैजान, ग्रीस, ईरान, इराक़, सीरिया, जॉर्डन वगैरह को वापस लेने की कोशिशें करेगा, या पुरानी ऑटोमन एम्पायर रजब तैयब एर्दोगान की लीडरशिप में वापस इस्टेब्लिश की जाएगी। तैयब एर्दोगान खलीफा के उस टाइटल को भी वापस रिवाइव करेंगे जो 1924 में ख़त्म कर दिया गया था। और इस तरह तमाम मुस्लिम वर्ल्ड को, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक नया लीडर मिलेगा। तो क्या वाकई ऐसा होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई इंटरनेशनल मुआहदा या ट्रीटी 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। जब भी कोई ट्रीटी की जाती है तो उसकी कंडीशंस में ये लिखा जाता है कि ये ट्रीटी कब तक चलेगी, लेकिन ट्रीटी ऑफ लुज़ान के अंदर ऐसी कोई डेट भी नहीं दी गई कि ये ट्रीटी कब तक चलेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रीटी ऑफ लुज़ान की एक्सपायरी डेट है क्या? तो दोस्तों बात यह है कि दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल मुआहदा कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ट्रीटी ख़त्म करने वाले देश के अंदर इतनी ताकत हो कि वो दुनिया से अपनी शर्तें मनवा सके और ये कबूल करवा सके, ये मनवा सके कि मुआहदा अब ख़त्म हो चुका है। इसी तरह दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि डेमोक्रेसी से इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने जब यूरोपियन यूनियन और ईरान के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को तोड़ा तो दुनिया ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। और अब जो बाइडेन, जो यूएस के करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिर से उन्हीं ट्रीटीज़ को रिवाइव किया है। और दोस्तों ये कोई ऐसी ट्रीटीज़ नहीं थी जो ट्रंप ने तोड़ी, ये कोई ऐसी ट्रीटीज़ नहीं थी जिनमें किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन कब्जाने की बात हो रही हो। ये तो बस कुछ ऐसे ट्रीटीज़ थी कि जिसमें यूएसए कुछ फंडिंग करता था, यूएस ने वो फंडिंग बंद कर दी, या कोई सैंक्शंस थे तो यूएस ने वो सैंक्शंस लगा दिए। इस पर दुनिया यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ हो गई। तो जब अमेरिका, जो कि दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर है, जब वो इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई तो दुनिया की 9th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री तुर्की इससे 1000 गुना बड़ा काम कैसे कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, एक काम है जो तैयब एर्दोगान कर सकते हैं और वो ये कि ट्रीटी ऑफ लुज़ान के तहत टर्की के अंदर से, यानी स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, जिसे उर्दू में हम आबनाए बॉस्फोरस कहते हैं, उसके अंदर से एशिया और यूरोपियन यूनियन के कार्गो शिप्स गुजरते हैं। तो तैयब एर्दोगान इस रास्ते को या तो बंद कर सकते हैं या इस रास्ते पर लगने वाली ड्यूटी यानी कस्टम टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं।
लेकिन इन दो में से भी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये कि तैयब अर्दोगान टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। रास्ता बंद वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी तुर्की इस रास्ते से अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, और ऐसे में अगर तैयब अर्दोगान इस रास्ते को बंद कर देंगे तो तुर्की की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन दोस्तों, बस ये एक छोटा सा इकोनॉमिक फ़ायदा ही है जिसे तैयब अर्दोगान अपनी अच्छी डिप्लोमेसी की वजह से हैंडल कर सके। इसके अलावा दोस्तों, ट्रीटी ऑफ लौज़ान की हर चीज़ अब आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब ट्रीटी ऑफ लौज़ान लिखी गई तो इराक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन जो है आज़ाद मुल्क नहीं थे, इन पर तो फ्रांस और ब्रिटेन का कब्जा था। अब ट्रीटी ऑफ लौज़ान के बाद एक दूसरी वर्ल्ड वॉर और भी हुई, जिसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन इन इलाकों को, इन मुल्कों को आज़ाद करके चले गए। तो इन कंट्रीज़ ने तो कभी ट्रीटी ऑफ लौज़ान में पार्ट लिया ही नहीं, और ना ही ट्रीटी के ऊपर इनके कोई सिग्नेचर्स हैं। तो फिर आज के सीरिया, लेबनान, इराक और जॉर्डन और बाकी अरब मुल्क इस ऐसे किसी भी मुआहदे को क्यों मानेंगे? अभी तक तो तुर्की कहता है यूनाइटेड नेशंस में कि ये सब आज़ाद मुल्क हैं, तो फिर जब तुर्की इन्हें आज़ाद समझता है तो तुर्की इन्हें अपने बाउंड्रीज़ के अंदर कैसे ले सकता है? कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि तुर्की को मसल पावर और मिलिट्री पावर दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने के लिए। रजब तैयब अर्दोगान बेहतरीन डिप्लोमेसी का सबूत देकर प्यार मोहब्बत से अरब ममालिक से बातचीत करके उन्हें ऑटोमन एम्पायर के झंडे के नीचे यूनाइट कर सकते हैं। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल यूएई का दिया जाता है कि जिस तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट 7 इमारात को मिलाकर यूनाइटेड अरब एमिरेट एक झंडे के नीचे यूएई बना है, तो क्या इस तरह तुर्की के साथ तमाम अरब ममालिक आकर एक सल्तनत नहीं बना सकते? अब इस बात के जवाब में दोस्तों यही कहा जाएगा, इस अदा पर कौन न मर मिटे है खुदा, कत्लेआम भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अरब कंट्रीज और तुर्की के झंडे के नीचे जमा हो जाएं। डिप्लोमेसी से तुर्की की बात कबूल करने दोस्तों, अरब ममालिकों की तो, अरब कंट्रीज की तो तुर्की के साथ दुश्मनी आज से नहीं बल्कि सदियों से है, ऑटोमन एम्पायर के ज़माने से है। जैसे आप देखते हैं अमेरिका और रशिया के बीच में दुनिया के सुपर पावर स्टेटस के लिए एक कंपटीशन सा, एक कोल्ड वॉर सा रहता है, इसी तरह सऊदी अरब और तुर्की के बीच में भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने का कोल्ड वॉर रहता है। इंडिया और पाकिस्तान में धड़ाधड़ और बहुत मिलियंस में व्यूअरशिप हासिल करने वाले फेमस ड्रामा अर्तुगरुल गाजी भी सऊदी अरब में बैन है। अर्तुगरुल गाजी के जवाब में सऊदी अरब में भी एक ड्रामा बनाया गया था जिसका नाम था किंगडम ऑफ फायर। इस ड्रामा में सल्तनत उस्मानिया को मुसलमानों का कातिल और जालिम हुकूमत के तौर पर पेश किया गया है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी फ़ोटो भी सर्कुलेट की जाती है कि जिसमें रजब तैयब अर्दोगान एक चेयर पर खलीफा के अंदाज में बैठे हुए हैं। अब जहाँ तक बात रही खलीफा बनने की, तो ऑटोमन एम्पायर के बादशाह को खलीफा का टाइटल इसलिए भी हासिल था क्योंकि उस ज़माने में ऑटोमन एम्पायर मक्का, मदीना और जेरूसलम जैसे शहरों को कंट्रोल करती थी, जो कि मुसलमानों के होली सिटीज़ हैं। लेकिन आज मक्का और मदीना और जेरूसलम इसराइल और सऊदी अरब जैसे ताकतवर और मालदार मुल्कों के कंट्रोल में है। तो क्या तुर्की के पास इतनी मसल पावर है कि वो इन दोनों मुल्कों से मक्का, मदीना और जेरूसलम का कंट्रोल ले सके? तो कंक्लूजन ये कि रोमन्स का कोई डिसेंडेंट आज खड़ा होकर कहे कि मैं अपनी पुरानी रोमन सल्तनत कायम करना चाहता हूँ, या हिंदुस्तान में मुगल्स का कोई डिसेंडेंट खड़ा होकर कहे कि मैं अपनी पुरानी मुगलिया सल्तनत उसी शान और शौकत के साथ कायम करना चाहता हूँ, या कोई मौर्यंस का डिसेंडेंट खड़ा होकर कहे कि मैं पुरानी मौर्यन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता हूँ, या मंगोलिया में चंगेज़ खान का कोई डिसेंडेंट कहे कि चंगेज़ खान की अजीम और शान सल्तनत को मैं कायम करना चाहता हूँ, तो ये मुमकिन नहीं। क्योंकि दोस्तों ये नई दुनिया है, इस नई दुनिया में नई हकीकतें हैं और किसी के ख्वाब देखने से यह हकीकतें बदल नहीं सकती। ट्रीटी ऑफ लौज़ान की वीडियो आपने देखी, आगे आप किस टॉपिक पर और कौन से जियोपॉलिटिकल इवेंट पर वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट करके बताएं।